चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी ठीक लगता होगा, पूरे दिन भर फ्री रहते हैं, इस समय बुला लेते हैं मस्त खेलने के समय। सही बात नहीं लगता भी होती, यहाँ क्या फर्क पड़ता है, आना तो फिर भी पड़ेगा। देखिए आज जो कविता है नागार्जुन की। नागार्जुन हिंदी साहित्य के कालजी कवि है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो भोगा वो लिखा। यथार्थ के करीब जाके यदि कोई एक कवि सबसे अच्छा लिख सका तो उसमें नागार्जुन एक थे। सबसे पहले नागार्जुन का कवि परिचय देख लीजिए। 1911 में इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले में, और ये मैथिली और हिंदी दोनों भाषा में लिखते थे। इनका जो मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और वो हिंदी में लिखते समय हिंदी लेखन में इन्होंने नागार्जुन शब्द का इस्तेमाल किया है, और दोनों भाषाओं पे उनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने इनकी जो प्रमुख रचना है वो युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। इसके अलावा भी नागार्जुन का जितना पूरा साहित्य है 7 खंडों में इनका एक साथ मिल जाता है। इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। यहाँ पर जो कविता है कल और आज, देखिए इसको देखिए ध्यान से, ये कविता क्या कह रही है। कल और आज, कल का मतलब गुजरा बीता हुआ समय, आज का मतलब एट प्रेजेंट वी आर लिविंग, जिसमें हम जी रहे हैं, और फिर कल आने वाला समय। हिंदी बड़ी अजीब भाषा है, बीते हुए कल के लिए भी कल का इस्तेमाल होता है, आने वाले कल के लिए भी कल का इस्तेमाल होता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में बीते कल के लिए यस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो है। जो कल शब्द है वो एक प्रकार से काल शब्द से बना है। काल का मतलब जो धीरे धीरे रीत रहा है, खत्म हो रहा है। एक काल का मतलब मौत भी होता है जो आपको लेने आती है। काल का मतलब ये होता है कि अंतिम सत्य मौत। ठीक इसी प्रकार समय को भी काल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी धीरे धीरे प्रतिक्षण मर रहा है। अर्थात कि ऐसा नहीं कि वो निरंतर। देखिए जीवन में सबसे संभव चीज एक ही हो सकती है कि समय प्रतिपल परिवर्तितशील है। एक लाइन है कि आप किसी एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते का मतलब ये कि जिस जगह नदी में आपने पैर डाला और पैर निकाल दिया और वापस उसी जगह डाला, तो नदी तो वो रही नहीं। क्यों? जब पहली बार आपने पैर डाला था तो वहां का पानी क्या हुआ? आगे बह गया। अब उसके बाद जो पानी आया वो नया पानी आया। अर्थात कि एक नदी में दूसरी बार पैर नहीं डाल सकते हो। ठीक समय ऐसा ही है। समय के बारे में आपको अच्छी तरह की चेंज बदलता रहता है। नोबडी कैन स्टॉप द टाइम। समय को कोई रोक नहीं सकता है। देयर इज नो रिवाइंड बटन इन टाइम। न तो इसमें रिवाइंड की बटन होती है, न इसकी फॉरवर्ड की बटन होती है। न तो जो बीते हुए समय को आप वापस ला सकते हो, न आप आने वाले समय को जल्दी से ला सकते हो। अर्थात कि समय जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हाँ, पर ये पक्की बात है कि समय परिवर्तनशील है। यहाँ जो कविता है कल और आज, वर्तमान संदर्भ में बहुत ही सटीक है। वर्तमान संदर्भ में क्यों सटीक है मैं आपको बता दूं। पिछले 5 महीने से हम लोग एक प्रकार से जेलों में बंद हैं। कोरोना का एक अद्भुत कालखंड चल रहा है। अद्भुत मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी महामारी आई, पर कोई भी ऐसी महामारी नहीं थी कि जो पूरे संपूर्ण जीवन को 5 महीने के लिए एक दीवारों के अंदर कैद कर दे। सिर्फ ये कौन कर पाया? कोरोना कर पाया। पहले जब स्टार्ट में हुआ तो हमें लगा कि यार आज नहीं तो कल। ये भी एक दौर है जो बीत जाएगा, परंतु इस दौर ने बीतने में समय लगा दिया। बट इट विल चेंज। परिवर्तन इसमें आएगा। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर भी परिवर्तन की बात की है। हो सकता है कि आज का समय हमें लग रहा है कि यार बहुत बुरा हुआ। हाँ, हो सकता है इस समय थोड़ा लंबा भी खींच जाए, पर यह भी पक्की बात है कि इस दौर है, ये दौर भी गुजर जाएगा।
बदलाव तो इसमें भी आएगा। अर्थात कि समय की अपनी धारा होती है कि आप इसे रोक नहीं सकते, यू कांट स्टॉप दिस, इसको बदलना ही पड़ता है, बदलेगा इसे ही। यहाँ पर इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ पर दो कालखंडों का जिक्र किया गया है, एक भाग ये है यहाँ तक और दूसरा यहाँ है। यहाँ पर जो कविता है, इस कविता में कि जब बारिश नहीं होती है और बारिश का इंतजार होता है, उस समय चारों तरफ की परिस्थितियां अलग होती है, पर जब बारिश हो जाती है तो चारों तरफ की फिजाएं, मौसम बदल जाता है। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ ये जाएगा, दूसरा इसका यदि अर्थ ये भी हो सकता है कि एक तरफ एक ऐसी दुनिया है जो इस कालखंड को जी रही है, जो हम पहले के पद्यांश में पढ़ेंगे, इस कालखंड को जी रही है। एक दुनिया ऐसी है जो इस कालखंड को जी रही है, दोनों में बहुत फर्क है। ये वे लोग हैं जो हाशिए पर टांग दिए गए, खूंटी पर। अमीर भारती तो एक खूंटी पे 10 कपड़े टांगने का हुनर रखते हैं, ये बात उतनी सच है। ये वे लोग हैं जिनके बारे में कभी कहीं कुछ लिखा नहीं गया, जिनके दर्द को समझा नहीं गया, जिनकी संवेदनाओं को कभी जाना नहीं। एक तरफ वे लोग हैं जो हमेशा खुश ही खुश रहे, प्रसन्न ही रहे, दुख की छाया जिन तक कभी नहीं पहुंची। पर ये दोनों कालखंड सिक्के के दो पहलू है, जस्ट लाइक ए हेड एंड टेल। आप सिक्के के उछालोगे, हो सकता है एक या दो बार हेड आ जाए, पर टेल को तो आना ही है, आप उसे रोक ही नहीं सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लक्की लोगों के जीवन में हेड ज्यादा बार आ जाए, उनका वो जो टेल है वो बाद में आए, लेट भी आएगा, देर से आएगा, पर आएगा जरूर। यहां पर हम बात करते हैं बारिश के पहले। देखिए, कल, बीते कल की बात कर रहे हैं। जब बारिश नहीं होती है तब क्या होता है, और जब बारिश होती है तब क्या होता है। इस कविता की सबसे बड़ी बात है कि नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज, मस्त मौला, मन में जो शब्द आए लिख दिए, कोई छुपाया नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कविता का कोई मेकअप नहीं किया। जिसे कहते हैं कि देहाती अंदाज में इस पूरी कविता को उन्होंने लिख दिया। देखिए, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, क्योंकि नागार्जुन ने लिखी हो से गलती भी कर दी, पर मुझे लगता है कि देती की जगह देते होते तो ये 3 लाइन ज्यादा सार्थक होती ग्रामेटिकल दृष्टि से, पर उन्होंने लिख दिया सो लिख दिया। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अर्थात की जो बारिश की होती है मई जून के महीने में, जब सूर्य का जो तापमान होता है 45 डिग्री 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, जमीन झुलसने लगती है, खेतों में दरारें पड़ने लगती है, और उन दरारों से भाप ऐसे उठते हुए दिखाई देती है जैसे कि आग लग रही हो। अर्थात कि चारों तरफ एक मायूसी का माहौल होता है, और रह रहकर जो खेतीहर का मतलब जो किसान, उन्हें इंतजार रहता है कि अब तो बादल आएंगे, अब तो बरसेंगे। पर जब इंतजार लंबा हो जाता है तब वो क्या हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं कि जल्दी आओ, बारिश का उन्हें इंतजार होता है। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अर्थात की निराशा में डूबे हुए किसान जब तपती जून या मई या जून की गर्मी में बारिश न होने पर गालियां से देते थे एक प्रकार से। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, और जब बारिश नहीं होती है तो जो बारिश के पहले आपने देखा होगा, हमारे यहाँ देसी लोग, आपको पता है कि जब चिड़ियाएं, छोटी छोटी चिड़ियाएं होती हैं, धूल में नहाने लगती है। आपने भी अक्सर देखा, धूल में अपने पंखों को क्या करती है, फड़फड़ाती है, और जो पुराने लोग होते समझ जाते हैं कि बारिश आने वाली है, क्योंकि देखिए उनको भी बारिश की जरूरत होती है। परंतु जिस समय पानी नहीं होता है तो क्या करेंगे, वो चिड़ियाएं क्या करेगी, गोरैया क्या करेगी। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की बाटें, अर्थात कि जब बारिश नहीं हो रही थी तो जो खेतों की माटी पथराई हुई, पथराई का मतलब पत्थर जैसी हो गई थी। क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे देखना कि आपको तो शायद हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, यदि आपने गर्मी के दिनों में खेतों में यदि गए होंगे, बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा, तब एक समय ऐसा आता है कि जो खेतों की मिट्टी है वो किसकी जैसी हो जाती है, पत्थर की तरह पथराई हुई हो जाती है, और उनके बीच में दरारें पड़नी भी शुरू हो जाती है। जैसे कि वो दरारों वाली मिट्टी, दरारों वाले जो खेत, पथराए हुए खेत शायद इंतजार कर रहे हो कि बारिश आ जाएगी। अभी कल तक धरती की कोख में डुबके पड़े थे मेंढक, और मेंढक भी आपको पता है कब आते हैं, अभी देखो चारों तरफ मेंढकों का राज है।
जहां देखो वहां मेंढक, घर के अंदर घुस जाए मेंढक, पैरों में आते मेंढक, आप रात को खाट पे सोए हुए तो पता नहीं कहां से आ जाते मेंढक। ये कब आते हैं? बारिश के आने के बाद। बारिश के पहले यही मेंढक कहाँ छुपे रहते हैं? जमीन की कोख में दुबके रहते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो गर्मियों में अपने बहुत ज्यादा गर्मियों में धरती के अंदर छोटे छोटे छेद करके अंदर चले जाते हैं। उन्हें भी किसका इंतजार रहता है? बारिश का इंतजार रहता है। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और कल तक आसमान भी क्या था? उदास था, मटमेला था, रात के रंग का था, क्योंकि सूना आसमान ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं लगता है। सर्दियों में यदि सर्दियां हो, बहुत ही कड़ाके की सर्दी और आसमान यदि सूना हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम का तकाजा है। क्योंकि उस समय सूना आसमान ही अच्छा लगता है, ताकि रोशनी आएगी। रोशनी आएगी मतलब ये रोशनी नहीं, रोशनी आएगी का मतलब कि सूर्य की किरणें मिलेगी और उससे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। परंतु जिस समय बारिश के दिनों में यदि आसमान सूना हो तो शायद किसान सबसे ज्यादा चिंतित हो जाता है, जनजीवन चिंतित हो जाता है। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे इस देश के लिए, इस देश की माटी के लिए बारिश बहुत जरूरी होती है। तो इन्होंने यहां तक, तब तक आसमान भी बदरंग था, रंगहीन था और सूना पड़ा था। ये बारिश के पहले की बात की है। मतलब ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये वाला जो भाग है, काली अंधेरी रातें, सबको लगता है कि यार बारिश आएगी। अभी कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा हमारे यहाँ चारों तरफ निराशा थी, फसलें सूख रही थी, खेतों में आप जाओ बिल्कुल फसलें कुमला गई थी और सबको लगा कि फसलें सूख जाएगी। किसान सबसे ज्यादा चिंतित थे। पर क्या हुआ? मौसम बदला, करवट ली, फिर इस दिशा से काले बादल उमड़ के आए और फिर बरसते लगे और बरसते ही चले गए। पर आज चारों तरफ क्या है? खेतों में देखो इतनी इतनी ऊंची ऊंची फसल है और सभी किसान हर्षाए हुए हैं। वो गुजरा हुआ कल था। आज क्या है जो हम चारों तरफ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। देखो कितनी बढ़िया उपमा दी है। तंबू किसके लिए कहा है तंबू? ये बादलों के लिए। जैसे हमारे हम जब होते कोई प्रोग्राम होता है तो अपने सर के ऊपर अपने आंगन में जो तंबू लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये बादल भी क्या है? इस कुदरत का तंबू है। जैसे जब उनका वक्त होता है, वो वक्त के पहले नहीं आएंगे, उनका वक्त होगा वो तभी आएंगे। और आज ये जो था गुजरा हुआ कल था, पर ये क्या है? और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। ये बादलों के तंबू तनने लगते हैं, बादल उमड़ घुमड़ के आने लगते हैं। और बादल भी अलग अलग रंग के, दूल दूसर भी होते हैं, बिल्कुल काले भी होते हैं। जिसमें जितना ज्यादा पानी होगा उतने काले बादल होंगे। एक प्रकार से हमारे सर के ऊपर तंबू की तरह बादल क्या हो जाते हैं? छाने लग जाते हैं। और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और बारिश की तुलना किससे की है? रानी से की है। देखिए ये मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण मतलब कि किसी निर्जीव चीज में सजीव चीज की कल्पना करते तो मानवीकरण अलंकार होता है। क्या कह रहा है कवि? और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और उन बादलों के साथ क्या आती है? बारिश आती है। और बारिश की बूंदाबांदी जब गिरती है, घर की छत पे गिरे तो अलग आवाज आती है, कच्चे खपरेल के घरों पे गिरेगी तो अलग आवाज आएगी, तीन छप्पर लगे हुए हो वहां पर गिरेगी तो अलग आवाज आएगी, आंगन में यदि बारिश की बूंदें गिरती है तो अलग आवाज आएगी, वृक्ष के ऊपर गिरेगी तो अलग आवाज आएगी। और उनकी आवाज की तुलना कैसे की गई है? जैसे किसी के पैरों में जो पायल की छन छन की आवाज आ रही हो, ठीक इसी प्रकार उन बादलों से बरसती जो जल राशि होती है, बूंदा बूंदी होती है, उनकी आवाज ठीक वैसे ही आने लगती है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम। झिंगुर रात को देखना, रात को सो दीदी आवाज आनी बंद हो जाए ना, रात मौत की तरफ काटने दौड़ती है। इस चीज का अनुभव करना, जब रात में कोई भी नहीं बोले तो वो रात कटती नहीं है। और इन दिनों में देखना, सर्दियों में रातें लंबी लगती हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों की रातें खामोश होती है और बारिश की रातें बहुत छोटी लगती है। क्यों? आप बारिश के दिनों में देखना, झिंगुरों की आवाज, जिसे अपनी भाषा में कारी कहते हैं, चित्ती खित्ती की आवाज उसकी आती है। और चारों तरफ कहीं पर भी आप चले जाओ, इन झिंगुरों की आवाज शुरू हो जाती है।
क्योंकि जल उनके लिए जीवन है और वो है तो वो है। यदि पानी है तो उनका जीवन है। और पूरी रात भर झिंगुरों की सहनाई, इसको भी सहनाई की तुलना किए, झिंगुरों की सहनाई अविराम। और रात के समय में क्या होती है, अविराम का मतलब बिना रुके झिंगुरों की सहनाई बजती रहती है। उनकी आवाज से रातें गूंजती रहती है। इनकी आवाज रात के सन्नाटों को तोड़ती रहती है। और आज जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर। बारिश के पहले अक्सर आवाज सुनते हो आप मोरों की, म्याओ म्याओ करते हैं, मतलब मेगाओ मेगाओ, उनका मतलब ये होता है एक आह्वान करते हैं। और जैसे ही बारिश आनी शुरू हो जाती है तो आप मोरों को नाचते हुए देख सकते हैं। जब बारिश की तैयारी होती है तो आप आराम से जंगल में यदि कभी मौका मिल जाए, आजकल लोग मोरों को भी रहने कहाँ देते हैं, उनको भी अपने स्वाद का विषय बना डाला है लोगों ने तो। पर जब बारिश आने वाली होती है और एक यदि मोर है, यौवन से यदि छलकता हुआ यदि कोई मोर अपने पंखों को, सतरंगी पंखों को फैलाकर यदि नाचने लगे, तो उस दृश्य की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। वो कब होता है, जब बारिश आती है, अर्थात कि बारिश के बाद कायनात बदल रही है, बारिश के बाद कुदरत बदल रही है। उस बारिश से सब प्रभावित है, जो प्रभावित है वो सब बदल रहे हैं। पहले इसमें शिकायत का भाव है, इसमें शिकायत का भाव नहीं है। यहाँ जीवन आकार ले रहा है, यहाँ पर जीवन धड़क रहा है और यहाँ पर लगता है कि मुर्दा अंतिम सांसें ले रहा है इसके पहले भाग में। पर चीजें बदलेगी, समय के साथ बदलेगी। और आज जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी सिराओं के अंदर। कितनी मस्त बात है ये। और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी सिराओं के अंदर। मेरे घर के बाहर ये जो बगीचा है, इसमें इतनी सारी बहुत सारी घास है। गर्मियों के दिनों में आओगे तो घास का एक तिनका नहीं मिलेगा। आप तालाब पे चले जाओ, जो तालाब सूख जाते हैं, जो घास होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सूख के पीली पड़ के खत्म हो जाती है, लगता ही नहीं कभी घास थी। पर जैसे ही बारिश की दो बूंदें जब गिरना शुरू होती है, कुछ दिनों के अंदर ही वो जो झुलसी हुई जो दूब होती है उनकी सिराओं में, जैसे हमारे सिराएं होती है जिसमें खून बहता है, इसी प्रकार उस दूब की सिराओं में भी एक जान लौट आती है। और जो मरणासन, जो मर चुकी दूब जो होती है, घास होती है, एक बार फिर जीवन की सांस लेकर लौट आती है और चारों तरफ दूब अपने पूरे यौवन के साथ खिल जाती है। दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लश्कर। तो कितना प्रतीकात्मक लाइन, कितनी बढ़िया है। लाभ लश्कर का मतलब होता है, जब पुराने जमाने में कोई राजा आक्रमण करने जाते थे हम अपनी सेना के साथ, लाभ लश्कर के साथ, पूरी सामग्री के साथ, हथियार वगैरह के साथ, उसे क्या कहते थे, लाभ लश्कर कहते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, आज ग्रीष्म विदा हुआ अपने पूरे लाभ लश्कर को समेट कर। अर्थात कि जिस गर्मी ने, जिस ग्रीष्म ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, बारिश की पहली बूंद के साथ, मेघों के आगमन के साथ, बादलों के आगमन के साथ, लाभ लश्कर के साथ वो क्या होता है, वो विदा हो जाता है। इस पैसेज में जीवन की तरंग है। वही इस वाले पैसेज में जो गुजरा हुआ कल है, उसमें क्या एक जीवन की उदासी है। मतलब कुल मिला के इस पूरे पाठ का सार ये है कि जीवन उदासी का नाम नहीं है। हाँ, ये कि जीवन में उदासी भी रहेगी, पर वो उदासी बदलेगी, क्योंकि कितना कुछ भी हो जाए, समय अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर देगा। समय सब चीजों को अपने हाल में बदल देगा। जो कल है वो आज बनेगा, और जो अपना आज है वो फिर से कल बन जाएगा, और जीवन प्रतिपल इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसकी एक कविता कंप्लीट, इसकी कल दूसरी कविता है नागार्जुन की, वो भी कंप्लीट करके थोड़े क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे जवाब देते हैं, वो अपन इस बात को सीख लेंगे। ठीक है ना।